यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक शिक्षण केंद्र कलकत्ता विश्वविद्यालय निदेशक प्रोफेसर एल.एन. सतपति जी, इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के संयोजक द्वय प्रोफेसर राजश्री शुक्ला मैडम, हिंदी विभाग अध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय, एवं हमारे अनुज डॉक्टर राम प्रवेश रजक जी, और समूचे भारत भर से जुड़े हुए और समूचे भारत भर की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विद्वत प्रतिभागी सभी को मेरा आदर प्रणाम, और विशेष रूप से रजक जी का और राजश्री मैडम का हृदय से आभार कि आप सभी से मुखातिब होने का ये सुअवसर मुझे प्रदान किया गया। जहाँ तक विषय का प्रश्न है, क्योंकि विगत कई दिनों से आप कई सारे विद्वानों को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर रखा गया है संयोजकों द्वारा, जिसमें भाषा की भी चर्चा हो रही है, भाषा की जो विरासत है और संस्कृति की जो विरासत है, तो इनकी चर्चा हो रही है और काफी व्याख्यान भी आप लोगों ने इस दौरान सुने हैं कि अच्छे विचारों का मंथन यहाँ पर हुआ है। लेकिन मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो विषय थोड़ा सा मैं अलग दृष्टि से और अलग रूप में इस पर चर्चा करना चाहूंगा, और बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, कुछ नया अपनी ओर से मैं देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिंदु हैं जिन पर देखी जानी आवश्यक है, जिन पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और जो विषय मैंने लिया है 20वीं सदी का हिंदी उपन्यास, भूमंडलीकरण और महानगरीय संस्कृति का साहित्यिक परिचय। मैं ये मानता हूँ कि जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, अत्यंत हर्ष का भी विषय है, गौरव का भी विषय है। केवल आदर्श की बातें न हो, और जब हम एक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब हम उसको हस्तांतरित करते हैं तो उसमें हमारी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण, इस रूप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमने जो लिया उसमें अपनी ओर से हमने क्या जोड़ा और किस रूप में हम उसको एक नवीन स्वरूप प्रदान करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। एक पूरी प्रक्रिया है, वो पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को वो विरासत जो है प्रदान करती है। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात पर विचार करना कि हमने क्या पाया और हमने क्या जिया और हम क्या आने वाली पीढ़ी को दें। और इसी विचार पर, इसी विषय पर मैं अपना व्याख्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि क्या महानगरीय परिदृश्य है वर्तमान का, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मुझे टूटता हुआ तालाब आदर्श मिश्र का एक जो उपन्यास है उसकी एक बात याद आती है कि आज गांव भी पीछे नहीं है। मतलब जो आधुनिकता का शोर है वो गांवों में भी आज ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से सुनाई देता है। इसका मतलब ये है कि उस परिवेश से अछूता नहीं रहा है गांव, हम महानगरीय परिवेश कहते हैं, और उस महानगरीय संस्कृति में पूरी तरह से वो ढलता हुआ हमें दिखाई देता। तो ऐसे में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में जो विरासत हमारे पास है उसी विरासत को अंगीकार करते हुए, उसी के अनुरूप ढलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, या पूर्ण रूप से उसको परंपरागत मान करके हमने हाशिए पर धकेल दिया है और एक ऐसी दिशा में हम मार्गक्रमण कर रहे हैं जिसका न कोई ओर है न कोई छोर है। और इसकी चर्चा होनी चाहिए। और राम प्रवेश जी से भी मेरी जब बात हुई थी तब मैंने इसी बात की ओर उन्हें संकेत किया था, अन्यथा बात तो ये हो जाएगी जैसे एक शेर है कि ताउम्र ये खता हम करते रहे, भूल चेहरे पे भी हम आईना साफ करते। ये नहीं होना चाहिए, और जहां समस्या है चोट वहीं पर होनी चाहिए, और जो नजरिया है हमारा उसकी ओर देखने का वो निश्चित रूप से बदलना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसीलिए जहां तक भाषा का प्रश्न है, हम भली भांति जानते हैं कि भाषा न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है अपितु भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक भी है। जहां भाषा के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वहीं उन विचारों का जो स्वरूप है
वो वास्तव में संस्कृति है। और इस रूप में अगर हम ये कहें कि भाषा सांस्कृतिक विरासत की संवाहिका, संरक्षक और प्रेरक शक्ति है, तो अत्युक्ति नहीं। और इसीलिए ये कहा गया है कि मनुष्य सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी खोज यदि कोई है मनुष्य की, तो वो भाषा की खोज है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही सारी चीजें फिर अस्तित्व में आती हैं। और जब सांस्कृतिक विरासत की हम बात करते हैं तो उसमें न केवल भाषा की भूमिका, अपितु साहित्य, जो हमारी कलाएं और हमारी जो समुचित विचार सरणी है, उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा प्रसंग मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद का। जब शिकागो गए थे तो शिकागो में उनकी एक भेंट एक विदेशी से हुई थी, और उस विदेशी ने जब स्वामी जी को देखा तो वो उनके समीप पहुंचा। वो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था, और सबसे पहले फिर वो अंग्रेजी में प्रश्न करता है स्वामी जी से कि हाउ आर यू स्वामी जी। तो स्वामी जी कहते हैं कि आई एम फाइन। फिर उसके बाद वो दूसरा प्रश्न करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वामी जी जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस प्रकार से अपनी बात सामने रख रहे हैं। और जब वो स्वामी जी से इस प्रकार से पूछ रहा था अपनी भाषा में, और सबसे पहले तो उनको ये लगा कि शायद इनको नहीं आती होगी, बाद में तो अंग्रेजी में बात की, पहले तो हिंदी में ही उनसे पूछा कि आप कैसे हो। तब वो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, फिर उन्होंने जब अंग्रेजी में पूछा तब इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि जब वो अंग्रेज पूछता है कि जब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, तब वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया, और जब आप किस प्रकार से संवाद को आगे बढ़ा रहे थे तो तब भी मैं उस संवाद को गति प्रदान कर। तो हमारे लिए हमारी भाषा हमारी संस्कृति की परिचय है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर की वो परिचय है। इसलिए नेल्सन मंडेला भी एक जगह पे कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिस भाषा को वो व्यक्ति समझता है, तो वो आपकी बात उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो भाषा उसके दिल तक पहुंचती है। इसीलिए भाषा दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, और वो भाषा उस संस्कृति को किस प्रकार से उसका संवहन करती है, किस प्रकार से उसका वहन करती है, और उस संवहन की समुचित प्रक्रिया में किसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है, क्योंकि उस संस्कृति की नींव क्या है इस पर भी विचार करना बहुत ज्यादा आवश्यक प्रतीत होता है। और मुझे ये लगता है कि संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति की जो नींव है वास्तव में वो हमारी शिक्षा पद्धति, क्योंकि जो हम प्रदान करते हैं नई पीढ़ी को, वही नई पीढ़ी समाज का निर्माण करती है, समाज का गठन करती है, जिससे हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है और हमारी संस्कृति का भी संवर्धन होता है, उसका भी फिर वहां पर निर्माण। और हमारी संस्कृति में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। एक देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है जिसको हम गुरु ऋण कहते हैं, गुरु से हमने जो पाया है तो उनका भी ऋण हमारे ऊपर है, और जो तीसरा ऋण है जिसको हम कहते हैं पितृ ऋण। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज ऋण, कि जिस समाज से हम लोगों ने प्राप्त, और इसकी चर्चा हम देख सकते हैं कि महाभारत का जो उद्योग पर्व है, उस उद्योग पर्व में इसकी चर्चा आपको दिखाई देती। ये कहा गया है उसमें कि आचार्यात् पादमादते पादम शिष्य स्वमेधया पादम ब्रह्मचारीभ्य पादम काल क्रमेण। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो शिक्षा शिक्षार्थी प्राप्त करता है, उस शिक्षा का जो एक चौथाई भाग है वो आचार्य से प्राप्त करता है, एक चौथाई भाग वो अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, एक चौथाई भाग वह अपने सहपाठियों से प्राप्त करता है, और जो एक चौथाई भाग है वो अपने अनुभव से प्राप्त। वो अनुभव कहाँ से मिलता है उसे? वो अनुभव उसको समाज से मिलता है, और जब समाज से वो चीज उसने प्राप्त की है तो समाज को लौटाने की जो जिम्मेदारी है वो भी उसकी। और कितने भी बड़े राजा का बेटा क्यों न हो, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता था और वहां वो शिक्षा प्राप्त करता था, और उस दौरान उसे भिक्षाटन भी करना पड़ता था, और सर्वत्र भिक्षा मांग करके
वो फिर शिक्षा प्राप्त। इससे इस बात का उसे एहसास कराया जाता था कि जो तुम शिक्षा अर्जित कर रहे हो, तो ये जो भिक्षा प्रदान कर रहा है समाज, उसको उस रूप में आपको लौटाना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जितना हम प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा हमें लौटाने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हमें कृतसंकल्प होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस बात का एहसास कराना ये गुरुकुल पद्धति का जो उद्देश्य है वो दिखाई पड़ता था, और इसीलिए जो समाज के प्रति समर्पण था एक शिक्षार्थी का, वो उसी रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और इसीलिए शिष्य परंपरा को सर्वोपरि स्वीकार किया गया। और जब विदेशी विद्वानों की हम बात करते हैं, एक विदेशी विद्वान पाश्चात्य दार्शनिक है शोपेनहावर, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है इसी गुरु शिष्य परंपरा को लेकर और भारतीय संस्कृति को लेकर के। वो कहते हैं कि विश्व में यदि कोई कभी सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वव्यापी सांस्कृतिक क्रांति आई है, तो वह केवल उपनिषदों की भूमि भारत से। जिज्ञासु शिष्य ने ज्ञानी गुरु के समीप बैठकर उनके प्रतिपादनों को क्रमबद्ध कर उपनिषदों के रूप में दुनिया को जो दिव्य धरोहर दी है, उसका कोई सानी नहीं है। यदि मुझसे पूछा जाए कि आकाश मंडल के नीचे कौन सी वह भूमि है जहां मानव ने अपने हृदय में दैवीय गुणों का पूर्ण विकास किया, तो मेरी उंगली भारत की ओर ही उठेगी। यदि मैं स्वयं से पूछूं कि कौन सा साहित्य है जिससे अब तक भी रोमन व यहूदी विचारों में पलते आए यूरोपवासी प्रेरणा ले सकते हैं, तो मेरी उंगली केवल भारत की ओर ही। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत के गौरवशाली इतिहास की ओर शोपेनहावर ने संकेत किया है, और उसकी महत्ता का प्रतिपादन। विश्व मंच से भारत की जो गौरवशाली ज्ञान परंपरा है, भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद एक जगह पर कहते हैं, हमें गर्व है कि हम अनंत गौरव की स्वामिनी इस भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, जिसके महान गुरुओं ने सदैव दम तोड़ती मानव जाति को अनुप्राणित किया है। समय की प्रचंड धाराओं में जहां यूनान, रोम, सीरिया, बेबीलोन जैसी तमाम प्राचीन संस्कृतियां बिखर कर अपना अस्तित्व खो बैठी हैं, वहीं एकमात्र हमारी भारतीय संस्कृति इन प्रवाहों के समक्ष चट्टान के समान अविचल बनी रही, क्योंकि हमें हमारी आत्मज्ञान संपन्न दिव्य विभूतियों का सशक्त मार्गदर्शन सतत मिलता रहा। और इसीलिए इकबाल ने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है। ये वैशिष्ट्य है भारतीय संस्कृति का, ये वैशिष्ट्य है भारतीय शिक्षा पद्धति का और हमारी सांस्कृतिक विरासत का। और इसीलिए हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नास्ति विद्या समम चक्षु और नास्ति सत्यम समम तपः। ये हमें दिखाई पड़ता है हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास ग्रंथों में और हमारी महान विभूतियों में। एक छोटा सा प्रसंग आता है महाभारत का, जहां हम ये देखते हैं कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और अर्जुन को ये लगा था कि नहीं, अब मैं नहीं लड़ सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण से कह दिया कि मैं अपने परिवारजनों पर हथियार उठाऊं और उनको मौत के घाट उतारूं, ये संभव नहीं है। वहां मेरे दादा है, मेरे भाई हैं, तो इससे बेहतर यही है कि मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन करूंगा, लेकिन उन पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने हथियार डाल दिया। तब कृष्ण ने उनको समझाया और कहा कि आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हो, ये तो क्लियों की समान व्यवहार है। आपको रणभूमि में संघर्ष करना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और जब ये सारी बातें सुनी अर्जुन ने, तो अर्जुन को लगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो वास्तव में उनके संबंधी थे, उनके गुरु नहीं, क्योंकि हमारे लिए जितना गुरुत्व महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में, उतना ही शिष्यत्व भी महत्वपूर्ण। और जब इस प्रकार की बातें कृष्ण से उन्होंने सुनी अर्जुन ने, तब अर्जुन को लगा कि इस पूरे प्रसंग को देख करके मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ, मैं हतप्रभ हुआ, और मैं कुछ सोच पाने की और निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन इस व्यक्ति पर इस पूरे परिवेश का, पूरे इस परिदृश्य का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है, वो हंस रहा है, वो आराम से बातें कर रहा है, मुझे समझा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
इसमें असाधारणत्व के जो तत्व है वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। और तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनका गुरुत्व उन्होंने धारण किया। तब जाकर के आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी अपना जो विराट स्वरूप है वो उनको दिखाया और ये संदेश दिया, मतलब गीता का उपदेश तो दिया। और गीता के उपदेश के बाद जो बात उन्होंने कही वो भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से व्याख्यायित कर। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्ये तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो बात उन्होंने कही यथेच्छसि तथा कुरु में सब कुछ स्पष्ट हो जाता। मतलब हमारी शिक्षा पद्धति किसी को बाध्य नहीं करती है, किसी को बोझ प्रदान नहीं करती कि तुम्हें ऐसा ही करना है, लेकिन उस पर वो छोड़ देती है, विवेक सम्मत निर्णय करने के लिए उसको अवसर प्रदान करती है कि आप अपने अनुरूप चीजें कीजिए, जो मुझे कहना था वो मैंने कह। ये हमारी शिक्षा। हमारी संस्कृति वास्तव में ईशोपनिषद की हम अगर बात करें तो उसमें कहा गया है कि ओम ईशावास्य निदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्र दत्तस्य सिद्धं। मतलब ये कि हम कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हम मनुष्यत्व में ईश्वरत्व देखते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सांस्कृतिक प्रदेय और उसी रूप में उसको आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है, हमारी ये भूमिका है और हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये नहीं, और उसी रूप में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैंने जो विषय लिया था ये तो हमारा एक परिदृश्य हो गया, हमारी जो विरासत है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास किया और विगत कई दिनों से इन सारी स्थितियों की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है जब हम 20वीं सदी की बात, 20वीं सदी का जो अंतिम दशक है वो इस दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ हमारी जो चिंतन धारा है उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ भूमंडलीकरण एक तरफ दस्तक देता है और परिणाम स्वरूप अलग अलग विमर्शों की जो होड़ है वो इस समय हमें दिखाई पड़ती है और हमारी जो चिंतन धारा है उसको एक नई दिशा यहाँ पर प्राप्त। और ये जानना और ये समझना कि किस प्रकार से एक नया आयाम मिला, किस प्रकार से परिवर्तन यहाँ पर प्राप्त हुआ और किस प्रकार से हमारी सोच बदली, उसको भी समझना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी। और खास 21वीं सदी तक आते आते जो बाजारवाद है उस बाजारवाद ने समूची सामाजिक व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उपभोक्तावादी मानसिकता के चलते केवल खरीदना और बेचना यही जीवन का सार मनुष्य ने समझ लिया और एक ही चीज उसके केंद्र में हमें दिखाई पड़ती है और वो है चीजों को यूज एंड थ्रो वाली स्थिति। सब चीजों को खरीदना, चीजों को इस्तेमाल करना और जैसे इस्तेमाल समाप्त हो जाता है उसके बाद उसको फेंक देना। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है ये 21वीं सदी की देन, भूमंडलीकरण की देन के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए ज्यादा भूमंडलीकरण पर विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा उपन्यासों की करूंगा, क्योंकि उपन्यास उन्हीं सशक्त विधा है जो जीवन के फलक को विस्तार से विवेचित और विश्लेषित कर पाने में बहुत ज्यादा सक्षम हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए पूंजीवाद की कोख से जो ये अमानवीकरण का मुखौटा ओढ़ करके भूमंडलीकरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है उसमें जो मनुष्य जाति की जो मानवीयता, संवेदनशीलता है उसको नष्ट करते हुए सारी व्यवस्था को केवल लेन देन की व्यवस्था में तब्दील कर और इस स्थिति को प्रतीकात्मक रूप, मतलब बाजारवाद और बाजारवाद की गिरफ्त में विवश मनुष्य की जो मानसिकता है उसको उद्घाटित करते हुए आधुनिक जो कवि है वो बहुत सटीक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो लिखता है कि सोन चिड़ैया उड़ने में कैसा लगता है, और चिड़िया भी जवाब देती कहती है मुफ्त नहीं बोलूंगी भैया कहने का पैसा।
तो ये हमारी मानसिकता है और सभी चीजों के मूल में जो अर्थ है वो घर कर बैठा हुआ है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं हमारी व्यवस्था की, हमारी गौरवशाली परंपरा की, हमारी गौरवशाली संस्कृति की, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ धुंधला-धुंधला दिखाई पड़ता है। कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है और साफ वही दिख रहा है जो हमारे साथ। तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो अब इक्वेशन बदल गई। पर पीड़ा सम धर्म न भाई, है ना? और परहित समान नहीं अदमाई। तो इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का परिवर्तन और इस प्रकार की जो सोच है, वर्तमान समय में हमें दिखाई पड़ती है और इसीलिए इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक प्रतीत होता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ और किस प्रकार से इन सारी चीज़ों ने सब कुछ बदल दिया? कैसे एक स्पर्धा का माहौल बन गया है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है और क्या उसका गंतव्य है, उसे भी नहीं पता है, लेकिन उस अंधी दौड़ में वो शामिल दिखाई पड़ता है और इस दौड़ में हर व्यक्ति बड़ा होना चाहिए। बाजारवाद ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी है, इस प्रकार की चकाचौंध है और उस चकाचौंध ने एक अलग अंधकार निर्मित किया है। उस ओर संकेत करना मेरा उद्देश्य। जैसे सामने से जब कोई गाड़ी आ जाती है अचानक से और बहुत ज्यादा लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो भूमंडलीकरण और बाजारवाद की चकाचौंध ने एक ऐसी फ्लैश लाइट डाली है कि उसके बाद अंधकार ही व्याप्त दिखाई पड़ रहा है, कुछ दृष्टि को नजर नहीं आ रहा है। ये वास्तविकता और ये जो स्थिति है ये दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि वो बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़े बनने के चक्कर में कि मानसिकता संकीर्ण होती चली जा रही है और वो अपने व्यवहार से इतना छोटा होता चला जा रहा है, ये वो जान और समझ और इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक, क्योंकि यही सारी चीजें हम आने वाली पीढ़ी को दें क्या देंगे। इसीलिए क्या हम दे रहे हैं और किस प्रकार से हम दे रहे हैं। क्या हम उनको अकेलापन दे रहे हैं, हम उनको अजनबीपन दे रहे हैं, हम उनको घुटन दे रहे हैं, हम उनको कुंठा दे रहे हैं, हम उनको संत्रास दे रहे हैं, क्या हम उनको प्रदान कर रहे हैं। इस ओर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित होता हुआ हमें नजर, क्या वो हमारे हित में है या वो हमारा अहित कर रहा है, इस पर चिंतन आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है और ये आने वाली पीढ़ी और आने वाली भविष्य को गढ़ रही है। इसीलिए इस पर चिंतन जरूरी प्रतीत। और इन सबके केंद्र में कौन है? इन सबके केंद्र में महानगर। और इसीलिए वहां एक अलग जो संस्कृति पनप रही है जिसको हम कहते हैं महानगरीय संस्कृति, उस महानगरीय संस्कृति की सच्चाई, उसकी वास्तविकता क्या है, इसको भी जानने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और हर व्यक्ति आज महानगरों की ओर रुख करता हुआ दिखाई। और जब अपने सपनों को साकार करने के लिए जब व्यक्ति महानगर की ओर रुख करता है अपने सपनों की गठरी को लेकर के, तो क्या उसके सपनों को वो हकीकत बना पाता है? सपने सच होते हैं या इस कटु यथार्थ का उसे सामना करना पड़ता है? इसे एक शेर में राजीव सिंह बयां करते हैं। वो लिखते हैं कि खुशियों की खोज में लोग निकलते हैं शहर में, लेकिन वहां से मातम लेकर के आना आज आम बात। ये वस्तुस्थिति, ये हकीकत और इसको हम अनदेखा करके आगे बढ़े। और इस महानगर ने या इस मंडलीकरण ने किन किन चीजों से हमारा साक्षात्कार करवाया, किन स्थितियों में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इसे जानना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से इसको स्पष्ट किया है 21वीं सदी के उपन्यासकारों ने, कितनी सच्चाई के साथ, कितनी जीवंतता के साथ उन्होंने अपने शब्दों में ढाला है, अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उसको उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसे का प्रयास है, क्योंकि वो वही लिखता है, हर रचनाकार वही लिखता है जो देखता है समाज में, क्योंकि वो समाज की नब्ज पर हाथ रख करके अपनी कलम चलाता है। इसलिए जो उसको नजर आता है उसी को वो अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है और उसी खामी को दूर करने का प्रयास करता है और एक नई व्यवस्था को गढ़ने का वो अपनी कलात्मकता के माध्यम से, सृजनात्मकता के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से प्रयास करता हुआ
हमें दिखाई। एक बहुत अच्छा संदर्भ है क्रिस्टोफर कॉर्डवेल का, और उनकी एक रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी, और उसमें इसको उन्होंने कोट, वो लिखते हैं कि कला का मोती समाज की स्थिति से जन्म, जिस प्रकार मोती स्थिति का उत्पाद है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज का उत्पाद। तो जैसी सामाजिक परिस्थिति होगी, सामाजिक परिदृश्य होगा, वैसा ही साहित्य साहित्यकार के माध्यम से गढ़ा जाए। और ये सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ ही लोग तो लिख पाते हैं, इसको बयां कर पाते हैं, चाहे कविता की शक्ल में हो, चाहे कहानी या उपन्यास की शक्ल में। और इसी को अग्नि पुराणकार अपने एक श्लोक में अभिव्यक्त करते हैं, लिखते हैं, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभम, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभ। तो जहां नर मतलब मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना बहुत अपने आप में बड़ी बात है, वहां पर विद्यावान मनुष्य का जन्म मिलना अपने आप में दुर्लभ है। और जहां कवित्व दुर्लभ है, वहां कवित्व निर्माण की शक्ति प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। मतलब साहित्य निर्माण की शक्ति प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ प्रतीत। तो ऐसे में इन रचनाकारों ने कैसे उन स्थितियों को देखा, महसूस किया, और कैसे हम उन स्थितियों से तादात्म्य स्थापित करते हैं और साधारणीकृत होते हैं, ये जानना जरूरी। और सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में अगर कोई हमें दिखाई पड़ती है, तो वो है अकेलेपन की समस्या। मनुष्य आज के दौर में आप देख सकते हैं कि सबके बीच है, लेकिन सबके बीच होने के बावजूद वो नितांत अकेला हमें दिखाई देता। क्या उद्देश्य है उसके जीवन का? एक ओर हम चांद पर पहुंच रहे हैं, दूसरी ओर हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, क्लोन के द्वारा नई जीव सृष्टि हम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत धरातल पर अगर देखा जाए तो मनुष्य को ये एहसास हो रहा है कि सबके बीच होने के बावजूद वो अकेला, न उसको कोई जानता है, न कोई उसको समझता है, न समझने का प्रयास करता है। और आज के दौर में बहुत शिद्दत से इस अकेलेपन को हम कुंवर नारायण की एक रचना है आत्मजयी, और उस आत्मजयी में जो नचिकेता है, वो जब पिता के द्वारा शाप दिया जाता है, तब वो महसूस करता है उस अकेलेपन, और वो कहता है जिनको समझा था वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो केवल अपने थे, विश्वासी आंखों के मिथ्या सपने थे। ये केवल बात नचिकेता की नहीं है, ये आधुनिक काल में लिखी हुई रचना है, और आधुनिक मानसिकता को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हम सबकी यही स्थिति है। बहन पर रघु एक उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, और उसमें इस अकेलेपन को बहुत सुंदर रूप में काशीनाथ सिंह प्रस्तुत करते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ नहीं रहते, मात्र पति पत्नी वहां पर गांव में रहते हैं, और फिर उस अकेलेपन के चलते वो जो तिलमिलाहट है उनके भीतर की, वो तिलमिलाहट किस रूप में अभिव्यक्त होती है। और अपनी पत्नी से वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, शीला, हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे भीतर ऐसी हूक उठती है, जैसे लगता है मेरी औरत बांझ है और मैं निस्संतान पिता हूं। ये बात रघुनाथ ने उन बच्चों के लिए कही है जो बच्चे उनके जीवन के गुमान थे। अगर वैयक्तिक धरातल पर विचार किया जाए और देखा जाए, तो रघुनाथ जी का जो जीवन है वो सफल और सार्थक कहा जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ है, साधन, संपत्ति, घर, खेत, परिवार, बच्चे, पत्नी, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक सुकून नहीं, उनके जीवन में एक समाधान नहीं है, और इस लिहाज से उनका जीवन हम सार्थक नहीं कह सकते। और इसीलिए उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि काश तुम बांझ होती, तो मुझे बच्चे होने के बावजूद जो पीड़ा झेलनी पड़ रही है, जिस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, उस स्थिति से मुझे गुजरना नहीं पड़ता, और मैं कम से कम ये तो कह देता कि मेरे बच्चे नहीं। तो वो जो अकेलापन का दंश है, ये हमारे इस समय की देन है, जिससे
हर व्यक्ति गुजर रहा है और ये हर व्यक्ति की मजबूरी हमें दिखाई पड़ती है। एक और उपन्यास भया कबीर उदास उषा प्रियमदा का प्रसिद्ध उपन्यास है और भया कबीर उदास में जो लिली है, जो नायिका है, उसकी परवरिश भी ऐसी हुई है। तो एक वाइस चांसलर की बेटी है, कुलपति की बेटी है और इसीलिए किसी से ज्यादा संबंध और संपर्क नहीं रखती और उसका भी जीवन उसी प्रकार का खालीपन लेकर के आता है। अकेलेपन से वो भी ग्रस्त है और उस अकेलेपन को अपनी नियति मान करके वो स्वीकार करता है। तो एक ऐसा वर्ग हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है जो इन सभी स्थितियों से गुजर और इस अकेलेपन से एक और चीज उभरती है जिसे हम कहते हैं अजनबीपन, एलियनेशन। और इस अजनबीपन का शिकार आधुनिक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। दूसरों से छोड़ दीजिए, अपने आप से भी वो अजनबी महसूस करता है। स्वयं को वो समझ नहीं पाता है, स्वयं को भी वो जान नहीं पाता है और उसको लगता है कि ये क्या है। 1960 के दशक में एक कहानी लिखी थी उषा प्रियमदा ने, वापसी। और देखिए कि वापसी के जो गजाधर बाबू थे उनकी स्थिति क्या थी। अपने ही परिवार में वो अजनबी थे। वो तो 1960 के दशक की स्थिति है। आज आप देखिए लगभग इतने 50-60 वर्षों के बाद हमारी क्या स्थिति है। हम भी उस अजनबीपन से गुजरते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इस मशीनी सभ्यता ने, इस यांत्रिकता ने मनुष्य को भी यांत्रिक बना दिया। गे की भी जो कहानी है रोज इस ओर संकेत करती है, किस प्रकार से जो मालती है वो मशीन में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ती है। और इसीलिए एक ताहिर लुधियानवी का शेर याद आ, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब। ये सच्चाई है जीवन कि इससे, इसको अनदेखा करके इससे हम अलग नहीं हो सकते, इससे हम पलायन नहीं कर सकते। ये स्थिति है, ये हमारी वास्तविकता है और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी। आज घरों में हम जब घर में प्रवेश करते हैं, कोई हुआ है, कोई मोबाइल में उलझा हुआ है, कोई किसी और चीज में उलझा हुआ है, टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। मतलब ये कि परिवार है कहाँ। और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मशाला में हम जाते हैं और सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं। हमारी भी स्थिति लगभग इसी प्रकार। तो ये जो अजनबीपन है, ये अजनबीपन हमें दिखाई पड़ता है आज। तो इसीलिए चाहे आप रहन पर रघु की बात कीजिए या ममता कालिया का दौड़ उपन्यास आप लीजिए या अजय नावरिया का उपन्यास उधर के लोग, इसकी आप बात कीजिए, सभी रचनाओं में लगभग इसी प्रकार की जो स्थिति है, यही एलियनेशन आपको दिखाई, अजनबीपन हमें नजर। और जब अकेलापन होता है, जब इस प्रकार का अजनबीपन होता है, तब हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो एक प्रकार की घुटन का शिकार हो जाता है। उसकी कई ऐसी इच्छाएं होती है जिसको उसे विवशतावश दफ्न करना पड़ता है। और वो जो इच्छाएं हैं जिनको दफ्न किया गया, तो कुंठाओं की शक्ल, संतरास से वो ग्रस्त हो जाता है और निराशा के बादल उसके जीवन में मंडराने लगते हैं और एक प्रकार की जो अशांति है वो घर कर जाती है और फिर उसको महसूस होता है शून्यता का बोध और उस शून्यता से वो बाहर नहीं निकलता। और ये आज की पीढ़ी की स्थिति, हर व्यक्ति कुंठा से, इस घुटन से युक्त दिखाई देता है। इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण बीपी, शुगर वाली जो बीमारियां है वो बहुत ज्यादा, पहले तो नहीं थी ना, अभी ये सारी बीमारियां ये इसी तनाव के कारण उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है। पर कैसे तनाव उत्पन्न होता है, कैसे ये आधुनिक परिवेश की देन है, इस बाजारवाद की देन है, कैसे ये भूमंडलीकरण की देन है, कैसे ये महानगरीय संस्कृति की देन है, इसको हम इन उपन्यासों में देख सकते। एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है अलका सरावगी का, इसका नाम है एक ब्रेक के बाद। सबसे बड़ी विडंबना हमारी ये है कि हमारे पास ब्रेक ही नहीं है। हर व्यक्ति उलझा हुआ है ना। कभी हम बात करते हैं परिवार में घूमने जाने की तो कोई नहीं पाता है। कभी मेरे पास ब्रेक नहीं होता, कभी पत्नी के पास ब्रेक नहीं होता है, कभी बच्चों के पास ब्रेक नहीं होता है ना। हर आदमी उलझा हुआ है, किसी के पास समय नहीं है। और जब हम विचार करते हैं कि किसी के भी पास समय नहीं है और हमने इस समय को कैसे उसको यूटिलाइज किया, उसका कैसे उपयोग किया और क्या आउटकम है उसका भी। शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि आपके कोर्स का आउटकम दीजिए
हमारे जीवन का आउटकम देखते हैं या हमने जो काम किया उसका जब हम आउटकम देखते हैं तब पता चलता है कि कोई आउटकम ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के भी पास कोई भी हम देख सकते हैं कि वहां पर समय दिखाई नहीं पड़ता। और इसीलिए एक ब्रेक के बाद इस उपन्यास में जो महानगरीय परिवेश है तो बड़ा सुंदर वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा और तब पता चलेगा कि कैसे ये तनाव बढ़ रहा है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही है, एक वो टारगेट देती है प्रत्येक अपने कार्मिक कर्मचारी को, और हर कर्मचारी का ये दायित्व बनता है कि वो उस टारगेट को पूरा करे। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए उसको दिन रात एक करनी पड़ती है और तब अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां जन्म। इसको बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है और जो बाजार है उस बाजार की नब्ज को टटोलने वाला ये उपन्यास आपको दिखा और बहुत बारीकी से उन कर्मचारियों के मनोभाव को उन्होंने अधोरेखित किया है और अत्यंत तार्किक रूप में और बड़ी संजीदगी से वो उसको अधोरेखित क्या कहती है, वो लिखती हैं कि बड़ी कंपनियों में काम करने वाले इतने तनाव में रहते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर में बंद हो। ऑफिस की पॉलिटिक्स, तो कभी ऑफिस में बॉस से खटपट, कभी प्रमोशन की चिंता, आदमी जैसे फटने की कगार पर रहता है। बहुत सी कंपनियों ने अपने दफ्तर में काउंसलिंग करने को मनोचिकित्सक बिठा लिया। अब देखिए क्या स्थिति है। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं मेरे विश्वविद्यालय की बात। हाल ही में पिछले महीने हम लोगों ने 2 नए मनोचिकित्सक अपॉइंट काउंसलर्स अपॉइंट किए हमारे स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्यों आवश्यकता पड़ रही है इन काउंसलर्स की, इन मनोचिकित्सकों की, क्यों उन पर इतना तनाव आ रहा है, क्यों माता पिता इतना तनाव डाल रहे हैं, क्यों शिक्षक इतना तनाव डाल रहे हैं, क्यों इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या हम बच्चों को एक बार ये नहीं कह सकते कि अगर तुम डॉक्टर न बनो तो दुनिया में कोई भूचाल नहीं आने। केवल ऐसा नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही जीवन यापन कर रहे हैं और बाकी लोग जीवन नहीं जी रहे, ऐसा नहीं है। क्या इतनी हिम्मत हम नहीं दे सकते हमारे बच्चों को? हम हमारी अपेक्षाओं का बोझ उन पर लाद देते हैं और फिर जो स्थितियां हैं वो बिगड़ जाती है और इसीलिए आत्महत्याओं का जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है, इसी की ये देन। तो इसीलिए 21वीं सदी का ये जो भूमंडलीकरण है ये हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो पारिवारिक विघटन है, हमें बड़ा नाज, हमारा परिवार किस प्रकार का था, हमारे रिश्ते कैसे थे, हमारे संबंध कैसे थे, लेकिन आज स्थिति अलग है। एक समय था जब पिता ने कह दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे तो पुत्र ने सहर्ष स्वीकार किया और उस तक नहीं किया और वो निकल गए। भाई दौड़ता हुआ आया। चित्रकूट प्रसंग का एक उदाहरण साकेत में चित्रित किया गया। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छे से उसको लिखा और वो बड़ा प्रसंग दिल को छू जाता। उसमें होता यह कि सारे लोग मिलने के लिए गए हैं राम लक्ष्मण और सीता को, उसमें उर्मिला भी गई और उर्मिला को देखता है मतलब लक्ष्मण, और लक्ष्मण जो है वो उर्मिला को देख करके कहीं छिप जाता है। और मतलब छिपते हैं मतलब थोड़ा सामने नहीं आते हैं, थोड़ा एक हिचक होती है, उनको लगता है कि उर्मिला कहीं वापस चलने की जिद ना करे और मेरे कर्तव्य में वो बाधा उत्पन्न ना करे। तो इस प्रकार से एक भय का भाव लक्ष्मण में होता है। सच्ची पत्नी वो होती है जो पति के मन के भाव को ताड़ लेती, तो उर्मिला उस बात को ताड़ लेती है और वो लक्ष्मण के समीप जाकर के लक्ष्मण से कहती है कि मेरे मन के हिरन आज वनचारी, बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। तो जो ये 2 पंक्तियां हैं वो ये दर्शाती है कि किस प्रकार से एक पत्नी अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करे और वो ये नहीं चाहती है कि उसके पति के कर्तव्य में वो इसलिए कहती है कि मेरे मन के जो हिरन है वो वनगमन कर गए हैं, मतलब मेरी कोई अब इच्छा आकांक्षा नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करूंगा और उसको वो निश्चिंत कर। ये बड़ी बात और ये हमारे पारिवारिक मूल्य जिसे हम हमारी संस्कृति कह रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत कह रहे हैं, उसकी ओर संकेत करते कि किस प्रकार से हमारी परिवार की नींव। और एक समय था हमारा जो परिवार था वो एक जिल्दबंद किताब की तरह होता, और जो जिल्दबंद किताब होती है हवा के कितने भी थपेड़े आए
वो पन्नों को हिलाएंगे, पन्ने फड़फड़ाएंगे, लेकिन पन्ने रहेंगे किताब में, किताब से अलग नहीं है। लेकिन आज स्थिति किस प्रकार की है? आज स्थिति इस प्रकार की है कि एक हवा का झोंका आता है और सारे पन्नों को तितर बितर कर, क्योंकि आज हमारा परिवार जिल्दबंद किताब नहीं है, एक अल्फीन है जो पन्नों को जोड़ रही है, और इसलिए एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा कारण पूरी तरह से उसको तबाह कर दे। ये वस्तुस्थिति हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए परिवार का जो एक लक्ष्य है, परिवार का जो एक उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं अछूता दिखाई पड़ता। तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आज का परिवार क्या है? पति, पत्नी, बच्चा, बस इतना ही है। लेकिन ये तीनों भी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ परिवार रहा? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। शंकर शेखर की बहुत सुंदर कविता, कविता का शीर्षक है दुनिया, और उसमें हम कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता हमारी संस्कृति के हिसाब 7 जन्म का रिश्ता है। हम 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्म तक बुक कर लेते हैं पति को या पत्नी को। लेकिन आज स्थिति ये है कि 7 जन्म तो छोड़िए, 7 महीनों की भी गारंटी देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आज के वर्तमान दौर में। इसलिए कौन सी संस्कृति की बात, हम किस ओर हम लोग जा रहे हैं, इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी। तो इसमें पति पत्नी संबंध का ही ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है इस कविता। तो लिखते हैं कि दूरियां नहीं टूटती, पास आने के मौके नहीं मिलते, वह अपने कमरे में चुपचाप सोई पड़ी रहती है उदास, किसी रेस्तरां में दिन, इंसान रास्ते पर शाम वह काट आता है, कोई गांठ है जो नहीं खुलती, एक कमरा जो हमेशा बीच से बंद रहा करता है, एक पल का वक्त भी मौसम, हवा, बारिश को हकीकत नहीं। ये स्थिति है, ये हकीकत। और कहा क्या जा रहा है कि एक कोई गांठ है जो नहीं खुलती। रहीम ने कहा था जहां गांठ तहां रस नहीं। रहीम ने कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिट्टा है, थोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ने की बात रहीम ने भी की थी। तो वो कौन सी गांठ? मनोमालिन्य की गांठ। और ये मनोमालिन्य की गांठ हमारे भीतर घर कर गई है, इसीलिए सुनसान रास्ते पर शाम काट करके आना पड़ रहा है। घर पे आने का मन नहीं है पति का, पत्नी भी इंतजार नहीं कर रही है पति का। ये पति पत्नी का संबंध है, और ये वास्तविकता है हमारे आज के दौर की। और इसीलिए जो पारिवारिक विघटन है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो परिवार बनता है वो घर के सदस्यों से बनता है, लेकिन घर के सदस्यों में सदा किट, और इसको अजय नावरिया उद्घाटित करते हैं। और ऐसे में ये लगता है कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, वो सारे रिश्ते चले गए। उन रिश्तों का कोई महत्व या उन रिश्तों की कोई अहमियत आज दिखाई नहीं पड़ती। उपन्यास में वो लिखते हैं, वंदना की माँ से चिक चिक लगी रहती थी, माँ उससे घर में काम में मदद की उम्मीद करती थी। वंदना मदद करती भी थी, पर उसे काम की आदत ही नहीं थी। माँ उसे कोई काम देती तो वह 5 मिनट के काम में घंटा भर लगा देती। माँ उस पर झल्लाती और मुझे ताने मारती। वंदना के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, काफी पैसे वाले थे। वंदना माँ के रुख से या रुखे व्यवहार से तंग आकर मुझे खरी बोली सुनाने लगती थी, और माँ और पत्नी के बीच उन दोनों के झगड़े में मैं पिसता चला जाता। ये अमूमन हर घर के सदस्य की, पुरुष की स्थिति। सास बहू के झगड़े में, ये वस्तु स्थिति है, ये हकीकत। और ये रिश्तों की और संबंधों की सच्चाई हमें यहाँ पर दिखाई। और इसका जो मूल कारण है वो व्यक्तिवाद और स्वार्थपरता। व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया और स्वार्थपरक रिश्ते आज के दौर में हमें दिखाई पड़ते हैं, और उसी का परिणाम इस प्रकार से पारिवारिक संबंधों में विघटन हमें दिखाई। एक दौर था बिहारी का, एक दोहा मुझे याद आता है, और उसमें बहुत अच्छे से वो लिखते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझात, कहिए अब तेरो हियो मेरो ही की सब बात। तो वो दौर था जब बिहारी की नायिका कहती थी कि कागज पर लिखते नहीं बनता है, और जो संदेश मेरा है वो कहते हुए मुझे लज्जा महसूस हो रही है, और क्या कहना क्या सुनना
क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे दिल की बात जानता है और तुम्हारा दिल मेरे दिल की बात जानता है, तो कहने सुनने की औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं। ये स्थिति थी हमारे यहाँ रिश्तों। और आज की स्थिति ये है कि बोलने के बाद भी सामने वाला समझता नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि जहां रिश्ते हवा की तरह बहने के आदि हो, वहां रिश्ते तो होते हैं। तो की जो अर्थवत्ता है वो आज दिखाई नहीं पड़ती है। है वो तरकते हुए आज। और एक उदाहरण हम ले सकते हैं दौड़ उपन्यास का, ममता कालिया का बड़ा कथित उपन्यास दौड़ है। बड़ा छोटा सा उपन्यास है, लेकिन उस उपन्यास में बड़ी संजीदगी से इन सारे परिवर्तनों को उन्होंने उद्घाटित। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर सोनी। मिस्टर सोनी की मृत्यु हो जाती, और जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वो दरअसल नाना नानी कॉलोनी ही थी, क्योंकि वहां केवल, इसको हम कह सकते बुढ़ा बुढ़ी कॉलोनी थी, और केवल वृद्ध ही वहां पर रहते थे, क्योंकि ज्यादातर सबके बच्चे विदेश चले गए थे, बाहर नौकरियां करते थे, तो वहां कोई नहीं था। और ऐसे में जब एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में पत्नी क्या करे? वो पति की मृत्यु का शोक मनाए या उसकी अंत्यविधि की तैयारी में जुटे? क्योंकि जब कॉलोनी वालों ने अमेरिका स्थित बेटे को फोन किया और कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम यथाशीघ्र पहुंचो, क्योंकि उनके पार्थिव को अग्नि देने का काम आपका ही है। तब बेटा कहता है कि कोई किराए का बेटा मंगवा करके सारी विधियां निपटाइए, मुझसे आना संभव नहीं है। अगर यही स्थिति थी, और तो किस लिए बेटे को जन्म दिया, इसलिए बेटा चाहिए, है ना? और फिर रघुनाथ जी की जो बात मैंने कही थी कि तुम बाज होती तो अच्छा था, तो यहाँ पर भी चरितार्थ प्रतीत होती है वह बात। देखिए ये स्थिति है, ये वस्तु स्थिति है। और जब ये घटना घटित हो जाती है, बेटा नहीं आता, मोहल्ले वाले मिलकर के अंत्यविधि निपटाते हैं, तब एक सबक वो सीख लेते हैं। और जितने भी बाकी बचे हुए लोग हैं, वो अपने अपने अंत्यविधि का सामान खरीद कर अपने अपने घरों में रखते हैं। स्थिति ये है आज के महानगरीय परिवेश की। तो किस ओर हम जा रहे हैं? केवल इसीलिए हम संस्कृति की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा। मैं ये चाहता हूं कि हम उस पर थोड़ा सा विचार करें और हमारा व्यवहार, हमारी सोच थोड़ी सी बदले। जो हमारी विरासत है बिल्कुल उसको हम स्वीकार करें और उसके अनुरूप हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आए। फिर देखें कि कैसे सारा का सारा जो परिदृश्य है वो बदल जाए। और इन सब के मूल में एक चीज जो बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है वो है बाजार। एक समय था जब बाजार एक निश्चित और निर्धारित जगह पर हुआ करता, लेकिन आज स्थिति इस प्रकार की है कि जो बाजार है वो वहां नहीं रहा है जहां वो होता है, वो हर जगह पहुंच गया। घरों में भी बाजार पहुंच गया। हम किसी के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि टीवी कितने का है, सोफा कितने का है, फ्रिज कितने का है। मतलब यहां से शुरू होता है कि किस कॉलोनी में उसका घर है। मतलब एक टैग संस्कृति जो है वो हर जगह आज घर कर, उससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे, और उसी के अनुरूप हमारा आचरण प्रभावित होता हुआ हमें दिखता है। तो इसी टैग संस्कृति को और इसी बाजार को ध्यान में रख करके राहत इंदौरी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि घर के बाहर ढूंढता रहा दुनिया, घर में दुनियादारी रहे। और तब में ये दुनियादारी हावी हो चुकी और इससे सारे संबंध, सारे रिश्ते, सब कुछ प्रभावित होते हुए दिखाई। एक शेर है तरकश में, जावेद अख्तर को लिखते हैं और इसमें वो कहते हैं कि एक ये घर जहां मेरा साजो सामान रहता है, और एक वो घर था जहां मेरी दादी रहा, मेरी नानी रहा था। यहाँ नानी जो है वो प्रतीक, वो हमारे मूल्यों का प्रतीक है, हमारे आदर्शों का प्रतीक है। लेकिन आज घर में नानी नहीं है, आज साजो सामान, और साजो सामान से हमारा जो घर है वो लद गया है। वहां इंसान नहीं है, वहां मात्र मशीनें हैं, और वहां मात्र सामान है, इसलिए वहां संवेदनाएं नहीं। दौड़ उपन्यास की अभी मैं बात कर रहा था। दौड़ उपन्यास में माँ अपने गुजरात में इस बेटे के पास रहती है, अहमदाबाद में,
और बेटा क्या करता है, माँ को एक महंगी चादर गिफ्ट के रूप में खरीद, माँ उस चादर को देने से मना करती है। तब देखिए बेटे का गुस्सा प्रकट होता है और वो कहता है, आपको पता है हमारे 3,000 रुपए इस गिफ्ट पर खर्च हुए हैं, इतनी कीमती चीज की कोई कदर नहीं है आप। तो बेटे का जो व्यवहार है, हर चीज को पैसे में तोलना, हर चीज को उसी रूप में देखना, और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का कोई असर नहीं होता है कि उस बात की माँ पर क्या बीत रही है, लेकिन वो नहीं ले रही है, 3,000 मेरे वेस्ट हो गए, तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए मायने रखता है। माँ से वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसके जन्मदिन पर माँ ने ग्रीटिंग कार्ड नहीं, ग्रीटिंग कार्ड ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शुभकामनाओं से, माँ के आशीर्वाद से। ये वर्तमान स्थिति दिखाई पड़ती है, इसीलिए बाजार पूरी तरह से हावी दिखाई, और बाजार को चलाता कौन है? अर्थ। इसलिए हमारी जो मानसिकता है वो अर्थ केंद्रित मानसिकता हमें दिखाई पड़ती है पूरी तरह से। ये जो अर्थ है, ये अर्थ का जो विषधर है, ये हम पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, और हर स्नेह संबंध पर इस अर्थ का जो खुरदरा आ रहा है ना, ये चल रहा है और उस पर वो प्रहार कर रहा है, और उससे सारे जो संबंध है वो प्रभावित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे। और इसीलिए एई डिक्सन की एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है। एई डिक्सन लिखते हैं अर्थ के बारे में कि मनी इज द ऑयल विच मेक्स द व्हील्स ऑफ लाइफ मूव राउंड स्मूथली। मतलब तेल ही, अर्थ ही वो तेल है जो जीवन के पहियों को गोल गोल घुमाता है। तो ये तेल नहीं है या अर्थ नहीं है तो जीवन को कोई अर्थ नहीं। तो इस रूप में हम देख सकते हैं, और उस अर्थ की प्राप्ति में किसी भी हद तक व्यक्ति आज जाने के लिए तैयार दिखाई पड़ता है। इसलिए एक दौर था जिस दौर में मानव मूल्य, मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसके गुण, ये बहुत ज्यादा मायने रखते थे, और जो अर्थ था वो द्वयम था, क्योंकि अर्थ एक साधन है जो आजीविका वो सुचारू बना। लेकिन वही आज के दौर में सब कुछ बन गया और सभी संबंधों पर जो अर्थतंत्र है वो पूरी तरह से हावी होता हुआ यहाँ पर हमें दिखता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं जैसे जो पवन है, जो नायक है इस दौड़ उपन्यास का, वो जब घर आता है तो घर आने के बाद वो माँ से कहता है कि मैं गंगा जल नहीं पी सकता हूँ, कि अब मैं उसको पीऊंगा तो पानी नल के द्वारा घर घर तक पहुंचता है, तो वो पानी मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बिस्लरी वाटर चाहिए। तो उसके लिए अलग से बिस्लरी वाटर मंगाया जाता है। तो उसके घर आने के बाद, मतलब जो महानगरीय परिवेश में वो रह रहा था, जिस महानगरीय संस्कृति का वो आदी हो चुका था, तो अपने गांव आने के बाद, अपने घर आने के बाद, वो उसका रहन सहन, उसकी चाल ढाल, उसका व्यवहार, सब कुछ परिवर्तित हो जाए। उसके अनुरूप घर वालों को आचरण करना पड़ रहा है और घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब वो वापस लौट रहा होता है तब वो माँ के हाथ में एक चेक थमाता है और माँ से कहता है कि माँ, मेरे यहाँ आने के बाद तुम्हारा जो खर्चा था वो बढ़ गया है, और इसीलिए ये चेक आप रखिए मेरी ओर। और उस समय माँ को भी ताज्जुब होता है कि ये किस प्रकार का बर्ताव कर रहा है। उसका ये जो व्यवहार है ये उसी तरह का व्यवहार है जैसे कोई व्यक्ति होटल में रहने के लिए जाता है, होटल में रहता है, और उसको जो सर्विसेज मिलती है उन सेवाओं के प्रतिदान में वो वेटर को एक टिप दे करके वापस आए। तो वैसे ही वो टिप दे रहा है अपनी माँ को, और माँ उस बात का उसी प्रकार से विरोध करती है। तो किस मानसिकता में हम लोग हैं, किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का परिवेश बना हुआ है, कैसी युवाओं की सोच है, तो इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास है। और ऐसे घुटन भरे माहौल में जब मनुष्य जीवन यापन करता है तो निश्चित रूप से वो एक संवेदनहीनता का, या जिसे हम कहते हैं संवेदन शून्यता का शिकार होता हुआ हमें दिखाई, क्योंकि आज वो दौर है जिस दौर में संवेदनाएं सूख रही, हमारा हृदय द्रवित नहीं हो रहा। उदय प्रकाश की एक कहानी है 56 तोले का करधन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 56 तोले का करधन कहानी में एक जो चाची है
तो छोटे से बालक पर गर्मा-गर्म जो करछूल है, करछूल लेकर के वो उसको दाग, तब जो वो बच्चा है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, चाची इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकती है? कैसे वो उस गर्म करछूल से मुझे दाग सकती है? तब वो जो माँ है, अपने बेटे को समझाती हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे माँ के भीतर, माँ के शरीर में दिल की जगह लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा रखा है और इसीलिए वो पचता नहीं, वो द्रवित नहीं होता है और वो उस प्रकार का आचरण करती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए आज लगभग स्थिति इसी प्रकार की दिखाई पड़ती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है, सबका दिल रिप्लेस कर दिया गया है। चाहे लकड़ी का, कुछ जगह पे लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कुछ जगह पे पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कुछ जगह पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की व्यवस्था हमें आज दिखाई पड़ती है इस भूमंडलीकरण की दौर में। और इस अमानवीय एवं संवेदनहीन समाज का चित्रण इन उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में किया कि क्या समाज बन रहा, किस प्रकार का समाज बन रहा और किस प्रकार की समूची व्यवस्था का निर्माण हो और हम सब उसी व्यवस्था का अंग, उसी व्यवस्था में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ संवेदना नामशेष होती। ये कहा जाता था कि हमें वही कार्य या उसी को नष्ट करने का अधिकार है जिसको हम निर्माण करते, जिसका आप निर्माण नहीं कर सकते, उसका ध्वंस करने का, उसको नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और इसी बात पर जो एक लूटमारी करने वाला व्यक्ति जो था, दूसरों की जान लेने वाला व्यक्ति जो था, वो वाल्मीकि था, है ना? तो इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो अत्यंत अमानवीय बनता चला जाता है, अत्यंत संवेदन शून्य बनता चला जाता है। और इसकी बड़ी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति काशीनाथ सिंह अपने उपन्यास में, वो क्या कहते हैं, मान लो किसी के घर में कोई चोर घुसा है, किसी के क्या, मेरे ही घर में चोर घुसा है और वह भी अकेले, बिना किसी साथी के, औजार के, डाकू घुसा है, बिना राइफल, बिना बंदूक के, अकेले। रात बिरात को छोड़ो, खड़ी दोपहर में कोई बलात्कारी ही घुसा है दिन दहाड़े और मुझे उठाकर ले जाए पार्क में और मैं चिल्लाऊं कि बचाओ बचाओ, तो कौन सुनेगा? ज्यादातर बूढ़े या तो बहरे हैं या ऊंचा सुनते। कौन दौड़ेगा? ज्यादातर घुटनों और जोड़ों की दर्द से परेशान है। कौन देखेगा? ज्यादातर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आंखों पर हरी पट्टी बांधे हैं। यह सब न कर सके तो खड़ा होकर चिल्लाए तो सही, लेकिन ज्यादातर की कमर दुखी है और मुंह में दांत नहीं है। वे गुगुआ तो सकते हैं लेकिन चिल्ला नहीं सकते। ये जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की है काशीनाथ सिंह ने, ये वास्तव में हमारे समाज की अभिव्यक्ति, हमारी व्यवस्था की अभिव्यक्ति है जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे ही आसपास। और इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे हमारी व्यवस्था एक पंगुता का शिकार होती चली जा रही, मतलब अपाहिज होती चली जा रही। कोई झुक नहीं सकता, कोई चिल्ला नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। तो ऐसे गूंगे बहरे लोगों के बीच में हम लोग जीवन यापन करें। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिर ऐसे लोगों से हम कोई उम्मीद भी ना रखें कि हमें पता है कि ये ऐसे ही है और इनसे किसी प्रकार की फिर प्रतिक्रिया आने वाली नहीं है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो महानगरीय संस्कृति है, वहां नाक की सीध चलने वाले लोग ही मिलेंगे और किसी मामलों में उलझेंगे नहीं।
है ना, आस पड़ोस में वो झांकेंगे नहीं। और इसका उदाहरण हम हमारे अड़ोस पड़ोस में देख सकते हैं। हम फ्लैट में रहते हैं और हम फ्लैट्स में रह करके हमारी जो संस्कृति जो है वो भी फ्लैट संस्कृति होती है। हमें पता नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। ये वास्तविकता है शहरों में, महानगरों में। आप इसको देख सकते हैं। महानगरों में अड़ोस पड़ोस की बात छोड़ दीजिए, हमारे घरों में स्थिति ये है, कई उपन्यासों में, कई कहानियों में इस स्थिति को आप महसूस कर सकते हैं कि माता पिता बच्चों के उठने के पहले काम पर निकल जाते हैं और काम से तब लौटते हैं जब वो हो जाते तो चुके होते हैं, तब वो वापस। अब ऐसी स्थिति में आप जब अपने माता पिता से मिल नहीं पा रहे हो और जुड़ नहीं पा रहे हो तो अड़ोस पड़ोस की तो बात छोड़, ये वास्तविकता है। और इसीलिए जो संवेदन शून्यता है वो हमारे भीतर घर कर चुकी। अब दूसरों के प्रति तो छोड़ दीजिए, अपने खुद के प्रति भी संवेदनशील आजकल नहीं है, असंवेदनशील हो चुकी, ये स्थिति है। और इसके अलावा एक और चीज हमें दिखाई पड़ती है कि हम सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जो अपसंस्कृतिकरण है वो भी चरम पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को ही ध्वस्त होते हुए देखें, है ना, कैसे हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ये सब कुछ अर्थवत्ता होते हुए हमें दिखाई। और इन सारी चीजों को, इन सारी बारीकियों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया किसी सदी के उपन्यासों में। तो कौन हमारे मूल्यों आदर्शों का जतन करेगा, कौन हमारी संस्कृति का जतन करेगा? और एक बड़ा चर्चित उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, और इस मुन्नी मोबाइल में ये दिखाया गया है प्रदीप सौरभ के द्वारा कि कैसे भूमंडलीय संस्कृति या जिसे कहते हैं जो महानगरीय संस्कृति है वो अपना रंग चढ़ाती है, कैसे उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव से व्यक्ति अपने आप को अछूता नहीं रख सकता और उसका वो ब्यौरा देते हैं। कहते हैं कि लड़की खास इंप्रेसिव नहीं है लेकिन है बिंदास। 5 फुटी उस लड़की के बाल बरगंडी और लटे गोल्ड हैं। दुबली होने के लिए कान में आईपॉड नैनो लगाकर छत पर ब्रिस्क वॉक करती है। आईपॉड से कान खाली होते हैं तो मोबाइल उसकी जगह ले लेता है। जंक फूड पर पली है, दाल भात से अगर वास्ता पड़ा होगा तो बचपन में ही पिज्जा मार्गरीटा उसकी पहली पसंद है। डोमिनोज से लेकर पिज्जा हट तक सभी वेंडर उसके घर आमतौर पर खड़े रहते हैं। कभी कभी उसके टेरिस पर पार्टियां भी होती हैं, हल्का म्यूजिक भी होता है। सिगरेट के छल्लों से टेरेस भर जाता है। पार्टी जैसे जैसे परवान चढ़ती है बियर के कैन नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये हकीकत, ये वस्तुस्थिति है कि कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है। जब कई बार हम महानगरों में जाते हैं तब हम देखते हैं कि वहां रात तो होती ही नहीं है और एक अलग दुनिया, जिस दुनिया को हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, कैसी दुनिया हमें वहां पर दिखाई पड़ती और हम बहुत चक्के रह जाते कि आखिरकार ये वास्तव में चल क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया है जिससे हम बेखबर है, हम वाकिफ नहीं है इन चीजों से। और ये दुनिया हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर, हमारी नई जो जनरेशन है वो इसके गिरफ्त में आ रही और हमारे लिए जंक फूड सर्वोपरि। हम संस्कृति का किस कदर अंधानुकरण कर, मुझे बताइए कि आज हर घर में पिज्जा बर्गर बिल्कुल कॉमन हो चुका। तो विदेशों से ये चीजें हमारे घर में आकर के घर बना चुकी हैं। क्या विदेशों में इसी शिद्दत से, इसी पागलपन से हमारा इडली डोसा खाया जाता है? मतलब ऐसे दीवाने हैं उसके। हमारा पोहा महाराष्ट्र का चला गया है वहां पे, फाफड़ा जलेबी गुजरात की चली गई है वहां पे, उस प्रकार का क्रेज है उसमें नहीं है, क्योंकि वहां अंधानुकरण नहीं होता। हमारे यहाँ ही अंधानुकरण होता है और आंखें मूंद कर।
और दूसरी बात ये क्या सेहत के लिए वो अच्छा है? सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किस रूप में हम इन सारी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं? और हम भी मॉडर्न होने की मतलब एक दिखावे में मॉडर्न होने के, एक आडंबर में, एक ढोंग में ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं। और आधुनिकता की अवधारणाएँ आज बदल गई। मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये आधुनिकता के लक्षण हैं। और इसीलिए ये सब अगर नहीं करता कोई व्यक्ति तो कहा जाएगा कि तुम पिछड़े हुए। हम लोग तो यही कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं तभी अच्छा है, हमें इस तरह से आधुनिक बनना ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। और इन सब के चलते क्या हो रहा है कि हमारी जो नैतिकता के मानदंड है वो भी बदल गए। और इस नई नैतिकता के प्रतिमानों में लील अश्लील कुछ नहीं रहा। फैशन के नाम पे सारी चीजें हमने स्वीकार कर ली है और उसके चलते भी जो अपसंस्कृतिकरण है वो होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जो स्वच्छंदता है वो उच्छृंखलता में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ती है। और इसी का एक वर्णन जो है रहन पर रघु में किया गया है। और विवाह पूर्व जो संबंध है उन संबंधों को या एक जो पात्र है सरला वो उसको सही स्वीकार करती है, स्वीकृति प्रदान करती है और एक नए रूप में विवाह पूर्व संबंध को स्वीकार करती है और उसको जायज करती है। और वो क्या कहती है, शादी के पहले यही चाहती थी सरला, शादी के बाद तो यह विश्वासघात होगा, व्यभिचार होगा, अनैतिकता होगा। जो करना है पहले कर लो, अनुभव कर लो एक बार, एक एडवेंचर जस्ट फॉर फन। ये हमारी स्थिति है, ये वास्तविकता है किस प्रकार से चीजें बदल रही है। और पुरुष तो मौके को भुनाने में वो तो तैयार रहता है। तो ये इस प्रकार का जो वातावरण है वो इस दिशा में हमें लेकर के जा रहा है, इस प्रकार का जो स्वरूप है वो बन रहा है। तो इसकी ओर वो संकेत करता है। और जब गांव से निकल करके जो नई पीढ़ी शहर में जाती है तो जो महानगरीय संस्कृति है वो बड़ी तीव्रता से उसको अपने गिरफ्त में ले। और जब वो वापस घर लौट करके आ जाता है तो उसका रहन सहन, उसका खान पान, सब कुछ परिवर्तित होता हुआ आपको वहां पर दिखाई देता है। तो एक नया स्वरूप, एक नया जिसको हम कह सकते हैं कि नया रूप वो धारण करता हुआ दिखाई देता है।